एक सीधा सवाल, इंडिया में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल खरीदने के लिए आप दुकानदार को क्या बोलते हैं? एक पानी की बोतल देना? जी नहीं, आप बोलते हैं एक बिसलरी देना। ये ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज इंडिया में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल का मतलब ही बिसलरी हो गया है। 50 साल की मेहनत, रमेश चौहान जी ने बिसलरी ब्रांड को 4 लाख में खरीदा था एंड आज कंपनी की वैल्यू 7,000 करोड़ से ऊपर हो गई है। फिर भी सन 2022 में रमेश चौहान जी ने इस कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया एंड टाटा ग्रुप को इस कंपनी को सेल करने के लिए डिसाइड किया गया, लेकिन बाद में ये डील मैच्योर नहीं हो पाई एंड इसके बाद उनकी बेटी जयंतिका चौहान ने कंपनी की कमान को संभाला। उसी इंडस्ट्री में एक दूसरा नाम, वही बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड वरुण बेवरेजेस, रवि जयपुरिया जी की कंपनी। बहुत से लोग तो शायद उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। आज कंपनी का रेवेन्यू 22,000 करोड़ से ज्यादा है एंड नेट प्रॉफिट 3200 करोड़ से भी ज्यादा है। एक तरफ बिसलेरी जैसा आइकॉनिक ब्रांड अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है एंड दूसरी तरफ वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ अचीव कर रही है। अब इस ग्रोथ के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? ये रीजन एक नंबर में छुपा हुआ है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही 3 रियल बिजनेस लेसन्स अलोंग विद रियल कैलकुलेशंस इन योर बिजनेस। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिसलरी की जर्नी की, बिकॉज अब तक ये एक रिमार्केबल जर्नी रही है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1969 में इटली के एक बिजनेसमैन इंडिया में आए पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के बिजनेस मॉडल को लेकर के, लेकिन उनका ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड वो फाइनली अपने ब्रांड को बेचकर इटली वापस चले गए। उस ब्रांड का नाम था बिसलरी एंड उस समय उस ब्रांड को खरीदने वाले थे मिस्टर रमेश चौहान। उन्होंने इस ब्रांड को 4 लाख रुपए में उस समय खरीदा। इसके बाद 1993 में कोका कोला इंडिया में आया एंड रमेश चौहान जी ने बाकी के कुछ ब्रांड्स थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पोर्ट, ये सब कोका कोला को बेच दिए फॉर $40 मिलियन। बट उस समय बिसलरी ब्रांड को किसी ने टच भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में पानी खरीदने का मतलब था एक पागलपन, यानी कि लोग पानी खरीदने को एक पागलपन मानते थे। पानी तो एक फ्री की चीज है, इसे खरीद के कौन लेगा? रमेश चौहान जी ने इस ब्रांड को अपने पास ही रखा। 30 साल की मेहनत लगी एंड रमेश चौहान जी ने इंडिया में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की एक मार्केट क्रिएट कर दी एंड पानी एक सिर्फ नाम नहीं रह गया था। अब पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का मतलब बन गया था बिसलरी एंड बिसलरी का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा का था। इस बीच रमेश चौहान जी ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आए, बट कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड फाइनली एक एक करके जो भी उन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स बंद हो गए। बट बिसलरी एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया इन द कैटेगरी ऑफ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड लेटर ऑन 2022 में रमेश चौहान जी ने अपनी कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया एंड डिसाइड हुआ कि कंपनी टाटा ग्रुप को बेच दी जाएगी, लेकिन बाद में ये डील मैच्योर नहीं हुई और डील मैच्योर ना होने के बाद उनकी बेटी जयंतिका चौहान ने कंपनी की कमान को संभाला। रीजन क्या था? मेन रीजन क्या था कि कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज कर रही थी। अब कंपनी का मार्केट शेयर 60% से रिड्यूस होकर के अराउंड 32% ही रह गया था एंड इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कहीं ना कहीं ये डील मैच्योर नहीं हो पाई। इसके बाद जयंतिका चौहान ने कंपनी की कमान को संभाला एंड दोबारा से एक एग्रेशन दिखाते हुए कंपनी को ग्रो करना शुरू किया। यदि हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू इस समय मोर देन 3000 करोड़ है एंड कंपनी दोबारा फिर से काफी ग्रो कर रही है। अब हम बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, क्योंकि ये भी एक रिमार्केबल जर्नी रही है। 1995 में गुड़गांव में एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई और उस कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाले थे रवि जयपुरिया जी। कोई ब्रांड नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ एक सीधा सा काम पेप्सिको के प्रोडक्ट बॉटल करके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब सिंपल सा काम, बोरिंग सा काम, बट इस बोरिंग काम के पीछे भी
एक फॉर्मूला छिपा था। वो फॉर्मूला क्या था? नई टेरिटरी आइडेंटिफाई करो, डेट लो, फैक्ट्री लगाओ, रेवेन्यू जनरेट करो और डेट रीपे कर दो। फिर एक नई टेरिटरी आइडेंटिफाई करो, डेट लो, फैक्ट्री लगाओ, रेवेन्यू जनरेट करो और डेट रीपे कर दो। पिछले 30 साल से वो सिर्फ यही काम करते आ रहे हैं। एंड आज यदि हम पिछले 12 महीने की रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू है 22,693 करोड़ रुपए। एंड पेप्सिको का 90% काम यही देखते हैं। आज कंपनी केवल इंडिया में ही नहीं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोरक्को, नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रही है सक्सेसफुली। आज भी कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग 65% से ज्यादा है, मींस स्किन इन द गेम। सो ये भी पिछले 30 साल में एक रिमार्केबल जर्नी रही है। अब हम उन 3 स्ट्रक्चरल रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बिस्लरी एक स्टेज पर आकर स्टेगनेंट हो गई। ये केवल एक बिस्लरी की स्टोरी या कहानी नहीं है, ये एक मॉडल की लिमिटेशन है जो कि बहुत सारी फैमिली ओन्ड कंपनीज में रूटीन में देखने को मिलती है। उसमें से सबसे पहला रीजन क्या है? मींस रीजन नंबर 1, जीरो डेट। इट मींस इक्वल टू स्लो एक्सपेंशन इक्वल टू लो मार्केट शेयर। बिस्लरी ने कभी भी बड़ा एक्सटर्नल डेट नहीं लिया। बिस्लरी की शुरू से जो सोच रही है वो रही है बड़ी कंजर्वेटिव। हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, हम धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। सन 2000 तक तो ये ठीक था, बट यदि हम 2000 से लेके 2025 के बीच की बात करें, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की मार्केट 13% से भी ज्यादा हर साल ग्रो हुई है। मींस हर साल केवल बिस्लरी के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री में सबके लिए 13% का ज्यादा मार्केट शेयर। यदि आप 13% के हिसाब से अपना मार्केट शेयर या ग्रोथ नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली आपका वो मार्केट शेयर कोई ना कोई दूसरा ब्रांड या दूसरी कंपनी ले जाएगी, जो कि हुआ भी। बिकॉज बिस्लरी ने उस समय इस स्पीड से एक्सपेंशन नहीं किया एंड धीरे धीरे उन्होंने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया। कई बार कंजर्वेटिव अप्रोच आपकी ग्रोथ में एक हर्डल बन जाती है। रीजन नंबर 2, लो री इन्वेस्टमेंट रेट और इन कंफर्ट जोन। बिस्लरी ने कभी भी इनिशियली एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं किया। जब मार्केट काफी स्पीड से बढ़ रही थी उस समय भी बिस्लरी एक कंफर्ट जोन में था। मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रही थी बिस्लरी उस स्पीड से एक्सपेंशन नहीं कर रहा था। एंड धीरे धीरे इसका असर क्या हुआ कि दूसरे लोकल प्लेयर्स ने या रीजनल प्लेयर्स ने मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क फेल होना नहीं होता, ये रिस्क कभी कभी होता है कंफर्ट जोन में चले जाना। यदि आप एक मार्केट लीडर होने के बाद भी मार्केट की स्पीड के हिसाब से एग्रेसिवली एक्सपेंशन या री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो धीरे धीरे आप अपना मार्केट शेयर लूज कर देंगे, जो कि बिस्लरी के साथ भी हुआ। रीजन नंबर 3, बिजनेस डीएनए। बिस्लरी एक फाउंडर लीड लीगेसी कंपनी थी और लीगेसी बिजनेस में एक प्रॉब्लम होती है कि वो ब्रांड को बचाने के चक्कर में कई बार मार्केट कहां शिफ्ट हो रही है इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बिस्लरी के साथ भी हुआ। बिकॉज मार्केट अब हाइपर लोकल हो गई थी। मींस रीजनल प्लेयर्स, टियर 2 सिटीज, लोकल डिस्ट्रीब्यूशंस, हर जगह नए ब्रांड आ रहे थे एंड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर अब हर जगह अवेलेबल होने लगा था। रेलवे स्टेशन, हाईवेज, लोकल किराना स्टोर्स। बट इनिशियली बिस्लरी अपने आइकॉनिक ब्रांड को बचाने के चक्कर में इसे डीपली समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अब ये बिजनेस केवल ब्रांड का नहीं रह गया था, ये बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन का। मींस सप्लाई एंड रीच आपकी कितनी है। अब आप केवल सेंट्रली पूरे पैन इंडिया को कवर नहीं कर सकते, आपको रीजनल या लोकल लेवल पर हर जगह आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। यदि आपकी लोकल या हर जगह प्रेजेंस नहीं है तो अल्टीमेटली आप अपने मार्केट को लूज कर ही देंगे, जो कि उस समय बिस्लरी के साथ भी हुआ। बिकॉज धीरे धीरे
लोकल ब्रांड्स ने अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी एंड अब ये गेम बन गया सप्लाई एंड रीच का। अब हम बात करते हैं वरुण बेवरेजेस के बिजनेस मॉडल की। इस मॉडल ने एक बोरिंग बिजनेस को 22,693 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक पहुंचा दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक समझने वाली चीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज भी अपने बिजनेस में कॉपी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? पहले मार्केट समझो फिर पैसा लगाओ। वरुण बेवरेजेस ने सबसे पहले मार्केट को समझा, उन स्टेट्स पर फोकस किया जहां पेप्सी की प्रेजेंस नहीं थी या पेप्सी की प्रेजेंस थी तो मार्केट शेयर बहुत कम था। उन्होंने स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, जहां कंपनी के लिए डिमांड तो थी बट कंपनी की प्रेजेंस नहीं थी, उसे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन एरियाज में अपनी प्रेजेंस क्रिएट की और एक्सपेंड किया। सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको अपने लिए नई मार्केट ढूंढनी है। जब आपको मार्केट मिल जाए, मार्केट आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद आपको उस मार्केट में पैसा लगाना है, जो कि वरुण बेवरेजेस ने किया। फॉर्मूला नंबर 2, डेट लो, फैक्ट्री लगाओ। लोग सोचते हैं कि डेट लेना बुरी बात है, बट वरुण बेवरेजेस ने इसका उल्टा सोचा। यदि आपको नई फैक्ट्री लगानी है बट आपके पास पैसा नहीं है, बैंक के पास जाओ, पैसा लो और फैक्ट्री लगाओ, जो कि उन्होंने किया। सबसे पहले बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें लगभग 670 करोड़ रुपए की जरूरत थी, बट पैसा ना होने के बाद भी उन्होंने बैंक को अप्रोच किया, लोन लिया, फैक्ट्री लगाई, रेवेन्यू जनरेट किया एंड उस डेट को रीपे कर दिया। अब आज यदि हम कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 0.05%, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। मींस जो डेट है वो एक प्रोडक्टिव डेट है। फॉर्मूला नंबर 3, डेट पे करो फिर रिपीट करो। मींस रेवेन्यू से डेट को रीपे करो, फिर अगली टेरिटरी आइडेंटिफाई करो, उसके लिए डेट लो, रेवेन्यू जनरेट करो एंड डेट को रीपे कर दो। वरुण बेवरेजेस ने पिछले 30 साल से इसी चीज को रिपीट किया एंड फॉलो किया। यदि हम 2022 की बात करें तो कंपनी का नेट डेट था 3100 करोड़ रुपए, जबकि बिस्लरी ने कभी भी इस साइकिल को शुरू ही नहीं किया और धीरे धीरे बिस्लरी ने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया। बट वरुण बेवरेजेस कॉन्टिन्यूअस डेट लेता रहा, रेवेन्यू जनरेट करता रहा और डेट रीपे करता रहा। यही उनकी सक्सेस का तीसरा फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे एक कंसल्टेंट की नजर से। हमारे पास रेगुलर बेसिस पर बिजनेस लोन की फाइल्स आती हैं जो कि अप्रूव भी होती है और रिजेक्ट भी होती हैं। यदि 2010 में बिस्लरी एंड वरुण बेवरेजेस दोनों की फाइल लोन के लिए आई होती तो उसमें दोनों में नोट करने वाली क्या चीज थी? बिस्लरी के केस में रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग था, कंपनी मार्केट लीडर थी, जीरो डेट एंड अच्छा खासा प्रॉफिट। नॉट ओनली रेवेन्यू, एक अच्छा खासा प्रॉफिट। लेकिन एक नोट करने वाली चीज जो सबसे जरूरी थी वो थी री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है। बिकॉज कंपनी 13% से ज्यादा CAGR से ग्रो कर रही थी, बट क्या बिस्लरी उस तरीके से री इन्वेस्टमेंट कर रहा था? मीन्स उस बिजनेस का एंड यूज क्या होने वाला था? क्या वो पैसा री इन्वेस्टमेंट के लिए लगने वाला था या कहीं और? दूसरी तरफ यदि हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो कंपनी का डेट काफी ग्रोइंग था, लेकिन उसमें एक नोट करने वाली बात थी कि जो भी डेट था वो एक प्रोग्रेसिव डेट था। वो सारा का सारा डेट यूज कहां हो रहा था? टेरिटरी आइडेंटिफिकेशन में, फैक्ट्री लगाने में, कैपेसिटी बढ़ाने में एंड उनका पहला बिहार का प्लांट फर्स्ट ईयर 100% यूटिलाइजेशन। ये एक प्रोडक्टिव डेट था। अब आप भी 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पर अपने बिजनेस में रियल कैलकुलेशंस कीजिए जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत काम आएंगी। कैलकुलेशन नंबर 1 हम जो बात करते हैं वो है व्हाट इज योर री इन्वेस्टमेंट रेट। इसका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट री इन्वेस्टेड इन लास्ट 1 ईयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इन लास्ट 1 ईयर इनटू 100। अब यहां री इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज काउंट होगी? न्यू मशीनरी
और इक्विपमेंट, न्यू मार्केट टेरिटरी और एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन मींस कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने री इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपए की एंड आपका नेट प्रॉफिट था 8 लाख रुपए। सो आपका री इन्वेस्टमेंट रेट की अगर बात करें तो वो क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 8 into 100 मीन्स 25%। अब आपका री इन्वेस्टमेंट रेट ही बताएगा या बताता है कि आप अपनी कैटेगरी में या अपनी मार्केट में ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे या डी ग्रोथ होगी। सेम यही सिचुएशन बिसलरी के साथ भी थी, बिकॉज उनका री इन्वेस्टमेंट रेट एज पर जिस स्पीड से मार्केट ग्रो हो रही थी वो कम था। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन नंबर 2 की। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, व्हाट इज योर ग्रोथ गैप। अब यहाँ ग्रोथ गैप, इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो हो रही है मींस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट माइनस योर रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज इक्वल टू योर ग्रोथ गैप। आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो हो रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में आपका रेवेन्यू किस रेट से ग्रो हुआ है, उनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपकी ग्रोथ रेट का डिफरेंस है। सपोज आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 12% के हिसाब से एनुअली एंड पिछले 3 साल का आपका रेवेन्यू ग्रोथ है केवल 6%। इट मींस आपका जो ग्रोथ रेट का जो गैप है वो आया -6%। मींस आप अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे। सो यदि आप अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे तो इट मींस आप अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। कोई ना कोई दूसरा प्लेयर आपके मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेगा, जो कि बिसलरी के साथ भी हो रहा था। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन नंबर 3 की। कैलकुलेशन नंबर 3 में आपको क्या चेक करना है, प्रोडक्टिव डेट टेस्ट। अब इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, लेट्स सपोज आपने अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए कोई नया प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई मशीनरी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपने डिसाइड किया कि आप डेट लेकर के ये काम करेंगे। सो आपको उस केस में चेक क्या करना है कि आप कितना डेट लेने वाले हैं, उस डेट के ऊपर आपका इंटरेस्ट कितना रहेगा एंड उस डेट को लेने के बाद आप जो भी नया प्लांट या मशीनरी लगाएंगे उससे आपके रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी होगी। सो कैलकुलेशन क्या है कि जो भी आपके रेवेन्यू की ग्रोथ है माइनस आपके जो एक्सपेंसेस, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से जो भी आप बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे आपने वो भी माइनस कर दिया। अब आपके पास एक तरीके से नेट प्रॉफिट आ गया कि उस डेट को लेने के बाद जो आपने एक्सपेंशन की उससे नेट प्रॉफिट क्या जनरेट हुआ। अब उस नेट प्रॉफिट के बेसिस पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपने जो भी डेट लिया उस नेट प्रॉफिट से आप उस डेट को कितने टाइम में रीपे कर सकते हैं। यदि ये पीरियड 3 इयर्स है तो बेस्ट है, यदि ये पीरियड 3 to 5 इयर्स है आप उस केस में भी डेट के बारे में सोच सकते हैं। बट यदि ये पीरियड 7 ईयर से ऊपर है तो आपको डेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मींस वो डेट आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। सो आपको भी अपने बिजनेस में ये 3 कैलकुलेशंस इमीडिएटली करनी चाहिए यदि आप ग्रो करना चाहते हैं। यदि आप भी अपने बिजनेस का हेल्थ असेसमेंट या बैंक रेडीनेस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इससे बेनिफिट ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।